नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करेंगे 24 की खबर, जिसमें सभी की है नजर और 24 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने ताल ठोक दी है। 23 में भी 24 का जिक्र हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और कुछ इसी अंदाज में वार कर रही है टीम इंडिया क्रिकेट की टीम और लगातार विकेट पर विकेट और शानदार जीत के सिलसिले के साथ टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाकर तमाम तरह के वादे और दावे कर रही हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव जीतना नहीं है उनको, वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री, वो भी आपको सुनाएंगे और किस पर उन्होंने निशाना साधा वो आप सुनिए। मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, आपको आश्चर्य होगा। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभाओं के दौरान नेता लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सरगर्मी तेज हो चुकी है। पीएम मोदी खुद जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 2014 से पहले के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को गिनाया और कहा कि एक के बाद एक लाखों करोड़ों के घोटाले उस वक्त हुआ करते थे, अब बीजेपी सरकार में है तो घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का पैसा जो हमने बचाया है वह गरीब के राशन पर खर्च होता है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है। तो वहीं चुनाव मिजोरम में भी हो रहा है और मिजोरम के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे हैं। मिजोरम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मिजोरम के साथ कांग्रेस के अच्छे रिश्ते हैं और मिजोरम में शांति और स्थिरता कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई है। is going to vote on 7th November. It is the Congress party which brought peace and stability to Mizoram. Sri Rajiv Gandhi signed the historic Mizo Accord in 1986 and secured the statehood in 1987. Since then, Congress has had a very special relationship with the people of Mizoram. तो वहीं रोहतक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का सिस्टम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं है, ये देखते हैं कि कौन प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है। संजय सिंह का क्या कसूर था? उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, उनको भी पकड़ लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब 2024 में जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में सरकारें बनी हैं आम आदमी पार्टी की, अब 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो, ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो, इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी और मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खियां भी निकलकर सामने आई थी।
मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि राशन बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी बहुत सी बातें करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ पीएम मोदी बोल रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बांटा जाएगा और 5 साल बढ़ा दिए जाएंगे। पीएम मोदी राशन देकर लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी रोजगार न देना पड़े, पर राशन के नाम। और इसी तरह से विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि एक तरफ राशन बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गरीबी कम हो रही है। तो फिर ये समझ में बात नहीं आती, राशन बढ़ रहा है तो गरीबी कैसे कम हो रही है। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से दावे किए हैं। बिहार में भी चुनाव का शोर सुनाई दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला किया और नीतीश कुमार को भी किया। एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। तो लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए बिहार सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह और साथ में इंडिया गठबंधन भी उनके निशाने पर रहे। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अमित शाह का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोगों की जनसंख्या बढ़ाई गई है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही गलत हुआ है तो वो देश भर में जातीय जनगणना करा लें। विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि अब जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए और सबको जनगणना के हिसाब से, उनकी तादाद के हिसाब से हक मिलना चाहिए। ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है। और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा ले जातीय जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई। और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितने कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है। जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, कितने ओबीसी। इस चुनाव में जातीय जनगणना ओबीसी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम छत्तीसगढ़ में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यकों की जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इससे न सिर्फ उन जातियों को राजनीतिक लाभ मिलेगा और जो इन वर्गों में पिछड़े हुए हैं, बल्कि उनकी सरकार उनके लिए विशेष नीति बनाकर उनको सामाजिक और आर्थिक लाभ भी देगी। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहां राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियां इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब बीजेपी के समय में कांग्रेस नेताओं का निधन हुआ था तब भूपेश बघेल को नक्सल से बदला लेना चाहिए था। भूपेश बघेल का धर्म था कि नक्सल को खत्म करें, वो तो सीआरपीएफ पर हमला बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। लगातार वहां पर भ्रष्टाचार के साथ ही नक्सल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए जब भाजपा का समय में भी कांग्रेस का निधन हुआ था, भूपेश बघेल जी को तो नक्सल का ऊपर रिवेंज लेना चाहिए था ना। जब आपको मौका मिला, आपका लीडर्स का ही यहाँ में पूरा निधन हुआ था, शुक्ला जी से लेके सबको। भूपेश बघेल जी का धर्म था नक्सल को खत्म करना, वो तो उल्टा सीआरपीएफ का ऊपर हमला बोल रहे हैं। नक्सल का जगह में नक्सल को उन्होंने छोड़ दिया, अभी सीआरपीएफ का बक्सा का हिसाब ले रहा है। अब देश के लिए जो जाने देता है, सीआरपीएफ का मतलब क्या है? गरीब लोगों का बेटा ही तो सीआरपीएफ।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने घोषणा पत्र को लेकर अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हमारा भरोसे का घोषणा पत्र है और बीजेपी का जुमलेबाजी का पत्र है। आज इनके पास राज्य में कोई नहीं है, इसलिए पीएम मोदी को आकर अपनी गारंटी देने की जरूरत पड़ती है। भरोसे का घोषणा पत्र है और उनका जुमलेबाजी का पत्र। और आप देख लीजिए कि आज के दिन इनके पास कोई नहीं है यहाँ पर राज्य में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य में भी उतरकर अपनी गारंटी देने की जरूरत पड़ती है, जबकि इनकी पुरानी गारंटी कभी पूरी नहीं हुई। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो, तो माननीय मोदी जी पर भी कोई भरोसा नहीं। ना 15 साल की सरकार जो इनकी थी कुशासन था, ना उस पर भरोसा रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोटालों को लेकर विपक्ष पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि आपके यहां 5,000 करोड़ का चावल घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का गोठान घोटाला हुआ। भूपेश बघेल ने गोबर घोटाला भी नहीं छोड़ा। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से चयन करेंगे। आपके राज में शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, आप क्या चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 5,000 करोड़ रुपया। छोटा मोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप बताइए कि कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? 540 करोड़ रुपए का घोटाला। चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को लेकर भी बीजेपी नेताओं में उत्साह है और रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ जमकर विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार जोर लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी भी लोगों के बीच पहुंची और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं हैरान हूं, मैं नहीं जानती थी कि सत्ता बचाने के लिए इतनी बेचैनी है। भूपेश बघेल को दुबई के एक रिमोट से नियंत्रित किया जाएगा। अब तक मुझे बताया गया कि रिमोट इटली का है। मैं हैरान हूं, मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और साथ में उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की तरफ से उन्होंने तारीफ की और कहा कि पहले जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कहता था तो दुनिया कहती थी कि भारत कमजोर है, लेकिन आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कहता है तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ होती है, भारत को सुना जाता है। आज भारत का विश्व में एक अलग तरीके से रौब बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत को अलग नजरिए से दुनिया देख रही है। अच्छा बहनों भाइयों, सारी दुनिया में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी कि भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कोई बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो काम करती है। बीजेपी का मॉडल विकास और जन कल्याण का है, लेकिन कमलनाथ का मॉडल पुराना है, मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का मॉडल है। कमलनाथ का मॉडल एक अपराध मॉडल, एक कमीशन मॉडल और एक भ्रष्टाचार मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है विकास का और जन कल्याण का मॉडल। कमलनाथ ओल्ड मॉडल है, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का मॉडल। कमलनाथ का मॉडल है क्राइम का मॉडल, कमीशन का मॉडल और करप्शन का मॉडल। जनता की योजनाएं बंद करने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का मॉडल था कमलनाथ का, जिसमें सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये ओल्ड मॉडल को जनता फेल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का सम्मान किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन में महिलाओं का सम्मान और राजस्थान में महिलाओं का कांग्रेस शासन में अपमान हुआ है। कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान, राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। इस बार चुनाव में बहुत सारे एंगल हैं। जातिगत एंगल भी देखा जा रहा है, ओबीसी की बात भी हो रही है और ईडी सीबीआई का जिक्र भी हो रहा है। राजस्थान के चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं नहीं है, राजस्थान में जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस ईडी का है। उन्होंने कहा कि ईडी प्रदेश में हमारे पीछे पड़ी हुई है, सरकारें गिराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के छापे लगातार राजस्थान में देखने को मिले थे। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया, अशोक गहलोत के बेटे के यहां भी छापा मारा गया और इसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विपक्ष के नेता ईडी को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ईडी का, सीबीआई का, इन एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को रोकने के लिए, विपक्ष को थामने के लिए इस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह की बात आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि मुझे चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ईडी का समन भिजवाया गया है। और यही बात अशोक गहलोत भी कहते नजर आए कि ईडी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी का तो है ही नहीं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा को लेकर अपनी तैयारियां जिस तरह से शुरू की थी उसको और आगे बढ़ाया। इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं सूची में 15 और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। चौंकाने वाली बात यह कि 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने बीकानेर से कुलायत सीट से सीट बदल दी है। यहां देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर को टिकट लेकर अंशुमन सिंह भाटी को मौका दिया है। उनसे टिकट लेकर बीजेपी ने 5वीं सूची में सिविल लाइन से पत्रकार गोपाल शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। वहीं जयपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के करीबी अशोक परमानी का आदर्श नगर से टिकट काटकर पार्टी ने रवि नैयर को मौका दिया है। इस बार बीजेपी का राजस्थान में टिकटों को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहा विषय और कांग्रेस की टिकटों को लेकर भी काफी चर्चाएं इस दौरान रही हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके चुनाव के दौरान टिकट काटे गए या फिर टिकट बदल दिए गए। टिकट बदलने पर बहुत ज्यादा सवाल एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उठाए। लेकिन सियासत जमीनी मुद्दों के अलावा हवा पर भी होती है। वायु प्रदूषण को लेकर भी लगातार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकारों में वार पलटवार चल रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने तो ये कह दिया कि जो दिल्ली में माहौल खराब हुआ है, प्रदूषण बढ़ा है, उसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं। ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो पूरा अपना निकम्मापन है ना भाजपा का, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार। आज मौसम विभाग क्या कर रहा है, केंद्र सरकार का आज मौसम विभाग का प्रेडिक्शन को आप पढ़िए, वो कह रहा है कि हवा की स्पीड काफी कम है।
जब हवा की स्पीड काफी कम है तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गाड़ियों का है, डस्ट का है, बायोमास बर्निंग का है और पराली का है। ये 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जगह। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 25 साल तक समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। पिछले कुछ सालों में पार्टी में नए लोग शामिल होने लगे जो सीधे अखिलेश यादव से मिले और उन्हें पार्टी में पद दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 6 नवंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तुलना नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को राहुल गांधी का अनुसरण करना चाहिए और उन्हें आदर्श मानना चाहिए। जब चुनाव का वक्त करीब होता है तो नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस को हम कल ज्वाइन करेंगे 6 तारीख को। अखिलेश बढ़िया नेता है या फिर राहुल गांधी? देखिए, मैं ये तुलना नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा जो टाइम टेस्ट होता है, समय का जो इम्तिहान होता है, वो इस वक्त राहुल गांधी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा सोचना चाहिए। हालांकि हरियाणा में अगले साल चुनाव है, लेकिन हरियाणा में चुनाव का शोर और चुनाव को लेकर जोर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जनसंवाद लोगों से कर रहे हैं। हालांकि वो सरकार का अपना कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका निपटारा कर दिया जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां से वो विधायक भी हैं और अलग अलग वार्ड्स में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। बहुत सारे लोग रूबरू होकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हैं। जो कुछ गड़बड़े हैं उनको सेट करना, सिस्टम को बढ़ाना 9 साल से लगे हैं। इस 9 साल में व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पहचान की है कौन जरूरतमंद आदमी है, किसको सरकार की मदद की जरूरत है, ये पहचान की है। और आपने तो 2 दिन पहले पूरा दृश्य देखा है ना करनाल में, अंत्योदय महासम्मेलन जो किया उसमें लोगों को लाभ पहुंचा है। 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचा। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने कोई भी जनहित के लिए फैसला नहीं लिया। सरकार जो भी फैसला लेती है वो जन विरोधी होता है। सरकार ने आज तक किसान, व्यापारी, कर्मचारी और खिलाड़ियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया। हमारे समय में हरियाणा नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। सरकार ने कोई भी जनहितैषी काम फैसला नहीं लिया। जो फैसला लेते हैं जन विरोधी लेते हैं, ना किसान के हित का, ना मजदूर के हित का, ना व्यापारी के, ना कर्मचारी का, ना शहरी का, ना ग्रामीण का। कोई एक फैसला बता दो, ना खिलाड़ियों का। मतलब मेरे को 30 इस बात की रहती है, 2014 में जब हमारी सरकार गई तो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हिसार पहुंचे और इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी हर गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतिहास रचने का काम किया है और साथ में उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और सभी 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतकर प्रधानमंत्री की झोली में डालेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारा पूरा केंद्र। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातों पर बात की और इसके अलावा उन्होंने 5 राज्यों में चुनावों में बीजेपी का जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मिजोरम और तेलंगाना में जो भी सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनेगी और बाकी के 3 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
और पांचों प्रांतों के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पांचों प्रांतों में राजस्थान की मैंने 136 सीटों की भविष्यवाणी बुहाना में की थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी, मिजोरम और तेलंगाना में जो भी सरकार बनेगी वो बीजेपी के ही सहयोग से बनेगी। तो 24 को लेकर तैयारी शुरू है और 24 के साथ ही अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी और जिन चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 24 के चुनाव के लिए अभी से ही जोर शोर के साथ, दमखम के साथ लोग अपनी बात रख रहे हैं और 24 पर नजर है, 24 की खबर है। 24 में क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, सिलसिला अभी से ही बयानों का भी, कोशिशों का शुरू हो चुका है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।